हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाइटल नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नर्सिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं तथा उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा तथा निश्चित ही आपसे इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे क्या होगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन शो होगा। साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस के जो आंसर है उनके रेशनल भी बताऊंगा, जिससे आपको इसके समझने में और याद रहने में आसानी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग असेसमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग एन अपकार स्कोर। जब आप अपकार स्कोर को डिटरमाइन कर रही है, जब अपकार स्कोर कर रही है नर्स, तो उसमें क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अपकार स्कोर में हार्ट रेट आता है, रेस्पिरेटरी रेट आता है, रिफ्लेक्सेस आते हैं, जनरल अपीयरेंस आता है, ठीक है, तो और मसल्स रिफ्लेक्स आता है। तो वो क्या है, उनमें से क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, तो मोस्ट जो प्रायोरिटी वाला है ऑब्जर्वेशन, वो घटक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है हार्ट रेट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें चारों ऑप्शन दे रखे हैं, हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, प्रेजेंस ऑफ मेकेनियम है, इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। फ्रेंड्स, इसमें देखिए सी और डी तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मेकेनियम और इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स दोनों नहीं है, अपकार स्कोर में आते ही नहीं है। तो रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट दोनों में से हार्ट रेट इज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, इसका दे रखा है रेशनल, तो इसका राइट आंसर है हार्ट रेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका हार्ट रेट राइट आंसर आएगा। रेशनल में दे रखा है दैट हार्ट रेट इज द वाइटल ऑफ फॉर लाइफ एंड मोस्ट क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन अपकार स्कोरिंग इन अपकार स्कोरिंग, क्योंकि हार्ट रेट वाइटल फॉर लाइफ, जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है हार्ट रेट, तो ये आएगा इसका। क्योंकि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो जो अंदर जो सर्कुलेशन होता है बेबी का, जब वो माँ के गर्भ में रहता है उस टाइम जो सर्कुलेशन होता है, वोम्ब में जो सर्कुलेशन होता है, तो वो क्या होता है, अलग टाइप से होता है, और बाहर आके एस्टेब्लिशमेंट होता है उसका खुद का सर्कुलेशन। तो उसमें क्या है, हार्ट रेट है वो मोस्ट क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। इससे पता चल जाता है कि फिट बेबी डिस्ट्रेस में है या नहीं है, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लड सर्कुलेशन का एस्टेब्लिशमेंट को असेस करना बहुत ज़रूरी है, तो इसका राइट आंसर है हार्ट रेट। ओके फ्रेंड्स, अगर सेकंड प्रायोरिटी में देखा जाए तो रेस्पिरेटरी रेट आएगा हार्ट रेट के बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन है, ए नर्स हु इज असेसिंग ए न्यूबॉर्न 5 मिनट आफ्टर बर्थ, द हार्ट रेट ऑफ हेल्दी अलर्ट नियोनेट में रेंज बिटवीन। तो इसमें हेल्दी और अलर्ट नियोनेट की जन्म के 5 मिनट बाद में जो हार्ट रेट है वो पूछा है, तो नॉर्मल कितना है। फ्रेंड्स, ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और ये लगभग सबको पता है। इसका नॉर्मल हार्ट रेट रेंज है, इसका राइट आंसर है 110 to 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि बच्चा क्राइम कर रहा है और उस टाइम जो हार्ट रेट है 180 आ रही है, तो क्या वो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल रेंज में आएगी, उसको अपन फिटल ब्रेडिकार्डिया में नहीं मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जब डीप स्लीप करता है बच्चा, गहरी नींद में सो रहा है और हार्ट रेट आ रही है 100, दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए नर्स इज असेसिंग न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन, व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इज इंडिकेट दैट इट इज़ विद इन नॉर्मल रेंज। फ्रेंड्स, सबको पता है 30 to 60 पर मिनट
नॉर्मल रेंज में आती है रेस्पिरेटरी रेट, लेकिन इसमें एक अलग चीज़ दे रखी है, इसका ब्रीदिंग पैटर्न भी दे रखा है। तो ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है वो ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर आएगा डी, इरेगुलर एब्डोमिनल। ये ब्रीदिंग पैटर्न याद रखना फ्रेंड्स, इरेगुलर और एब्डोमिनल। तो इसका रेशनल में यही है कि द एक्सपेक्टेड ब्रीदिंग पैटर्न आर एब्डोमिनल एंड इरेगुलर इन रिदम एंड डेप्थ। डेप्थ और रिदम में इरेगुलर होता है और एब्डोमिनल रेस्पिरेशन होता है। तो 30 to 60 पर मिनट ये याद रखना है। ये इसका ब्रीदिंग पैटर्न इरेगुलर और एब्डोमिनल ये याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उन्हीं क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है मैंने जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन के चक्कर में गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ए नर्स असेस ए हेल्दी न्यूबॉर्न हु इज लाइंग इन द सुपाइन पोजिशन विद द हेड ट्रेंड टू द side and legs arm extended same side and flex the opposite side. Which reflex does the nurse identify? फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, लेकिन हर बार रिफ्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। 8-9 रिफ्लेक्स होते हैं न्यूबॉर्न में, उनमें से कोई ना कोई रिफ्लेक्स हर बार पूछता है। ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आता है, लेकिन इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ध्यान रखना और साथ में जो भी जितने भी रिफ्लेक्स हैं उनको अच्छे से याद रखना है, कब वो सबसाइड होते हैं और कितने टाइम तक रहते हैं बेबी के जन्म के बाद में, और उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे होते हैं, कैसे उनको असेस किया जाता है। सब रिफ्लेक्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इनमें जो 4 रिफ्लेक्स है उनके बारे में मैं बता दूंगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, टोनिक नेक रिफ्लेक्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, टोनिक नेक रिफ्लेक्स में ये होता है कि बच्चा सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है और बेबी सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। हेड ट्रेंड जिस साइड पे उस साइड में के जो लेग और आर्म्स है वो तो एक्सटेंड है, मतलब फैले हुए हैं, तथा उससे जस्ट ऑपोजिट साइड वाले फ्लेक्स पोजीशन में। तो इस पोजीशन को, इस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन देखिए रेशनल में। इट इज़ आल्सो नाउन एज द फेंसिंग पोजीशन। ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स कि फेंसिंग पोजीशन, फ्रेंड्स ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि फेंसिंग पोजीशन है उसको ही टोनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। फेंसिंग पोजीशन जैसे मैंने बताया कि लेग एक्सटेंड होते हैं और ऑपोजिट साइड वाले लेग, जिधर जो हेड ट्रेंड है उस साइड के लेग्स एक्सटेंड होते हैं और उसके जस्ट ऑपोजिट वाले फ्लेक्स होते हैं। तो जो वो पोजीशन होती है उसको फेंसिंग पोजीशन बोलते हैं, और ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको टोनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। दिस इज द स्पॉन्टेनियस पोस्चरल रिफ्लेक्स। ये स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः होती है, इसमें किसी को ये मैनुअल नहीं होती है, अपन नहीं करते, लेकिन बच्चा खुद पे खुद रहता है इसमें। और इसमें रिफ्लेक्स को ये जो कब तक रिमेन रहता है, अंटिल द 3rd मंथ। बेबी 3rd मंथ, तीसरे महीने तक रहता है जन्म के बाद में, तब तक भी ये रिमेनिंग रहता है। अब ये मैं 4 रिफ्लेक्स बताता हूँ। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एडक्शन और फ्लेक्स अवस्था में होता है, लेकिन जब भी उसको अचानक से अपन टच करते हैं तो वो एडक्शन की जगह अबडक्शन और हाथ पैरों को बाहर की तरफ फैलाएगा। इससे बच्चा गिर भी सकता है कई बार। तो ये मोरो रिफ्लेक्स होता है। बेबिन्स की रिफ्लेक्स देखिएगा। बेबिन्स की रिफ्लेक्स में क्या होते हैं, जो बच्चे का सोल है उसमें एडी से ऊपर की तरफ अपन लेके जाते हैं, लेटरल साइड जो स्मॉल टॉयज है उधर की तरफ। तो किसी चीज़ से अपन स्ट्रोक करते हैं तो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो जो अंगूठा है वो सेपरेट होता है फिंगर से और फ्लेयर होता है, सेपरेटिंग एंड फ्लेयरिंग, उसको बोलते हैं बेबिन्स की रिफ्लेक्स। अब इसमें जब डोर्सिफ्लेक्शन होता है टॉयज का, तो डोर्सिफ्लेक्शन नॉर्मल कंडीशन में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशन में डोर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। तो और जो अडल्ट होता है उसमें अगर डोर्सिफ्लेक्शन होता है तो उसको अबनॉर्मल मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब है ये पाल्मार ग्राफ्स है। इसमें क्या होता है, जैसे बेबी की हथेली पे अपन अंगुली वगैरह टच करते हैं तो उसको वो कैच करता है, तो उसको बोलते हैं पाल्मार ग्राफ्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब अच्छे से याद करिएगा
इस रिफ्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, एन इन्फेंट्स इंटेस्टाइन आर स्टेराइल एट बर्थ थस lacking the bacteria necessary for the synthesis of। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में टेस्ट दिए गए हैं, कौन कौन से टेस्ट है उनको अपन इसमें उस टेस्ट का नाम पूछा है जो अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन का नाम पूछा है जो 36 to 48 तक डिले कर सकते हैं, लेकिन वो एसेंशियल है और जिससे अगर अपन स्क्रीनिंग में पता कर ले तो बच्चे की लाइफ के लिए बहुत ही सिक्योर रहता है और बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। तो इसमें देखिए टेस्ट फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल। फ्रेंड्स इसको अपन 36 to 48 तक डिले नहीं कर सकते, अपन बच्चा जन्म लेता है उस टाइम ही कर सकते हैं इसको। विटामिन के इंजेक्शन ये भी एट द बर्थ लगता है। थर्ड स्क्रीनिंग ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये फिनाइलकीटोन्यूरिया एक ऑटोइम्यून टाइप बीमारी होती है, तो इसका स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंड, अब ये डी तो बिल्कुल नहीं आएगा आंसर, क्योंकि इसमें क्या है ये बीमारी के बारे में दे रखा है, तो बीमारी का टेस्ट नहीं होता, उसका डायग्नोसिस है, तो ये नहीं आएगा। तो इसमें आएगा स्क्रीनिंग ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब ये देखा गया कि 36 to 48 आवर्स के बाद में अपन इसको डायग्नोस कर सकते हैं इसको स्क्रीनिंग के द्वारा कि फिनाइलकीटोन्यूरिया है या नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, इसका रेशनल दे रखा है, इसका राइट आंसर आएगा सी, स्क्रीनिंग ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है और ये पूछते हैं, तो इसका रेशनल भी अच्छे से याद रखना। इन द फर्स्ट 36 to 48 hours the newborn will ingested amount of amino acid phenylalanine which if not metabolized due to lack of liver enzyme can। देखिए फ्रेंड सबको पता है बच्चे का लीवर इमेच्योर होता है, ठीक है, धीरे धीरे मैच्योर होता है। उसमें क्या होता है, जो शुरू के जो 36 to 48 आवर होते हैं बच्चे के, उसमें इंजेस्ट कर जाता है बहुत अमाउंट में फेनिलामाइन जो एमिनो एसिड है उसको। अगर एंजाइम की कमी की वजह से वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है तो वो ब्लड में होता है और ब्रेन तक फैल जाता है, जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप होती है मेंटल रिटार्डेशन की। तो इसको अगर अर्ली फेज में अपन डिटेक्ट कर सकते हैं तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये 36 to 48 आवर्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है और स्क्रीनिंग ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया है तो वो इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसमें जो टेस्ट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल है, विटामिन के इंजेक्शन है, ये एट द बर्थ ही कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन 7 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूबॉर्न्स अपगार स्कोर एट 5 मिनट इज 5 विद द व्हाट कंडीशन डज ए लो अपगार स्कोर एट द 5 मिनट आफ्टर बर्थ कोरिलेट दैट रिक्वायर इंटेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ दिस नियोनेट। यानी कि इसको जन्म के 5 मिनट बाद में बच्चे का जो अपगार स्कोरिंग किया है तो उसमें 5 आ रहा है, नॉर्मल रेंज में आता है। फ्रेंड्स ये याद रखना, नॉर्मल जो अपगार स्कोर का रेंज होता है 8 से 10 इसकी स्कोरिंग होती है, वो 8 से 10 है, तो बेबी की रूटीन केयर ज़रूरत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अपगार स्कोर 5 मिनट कितना आ रहा है, इज 5, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, ऑप्शन राइट आंसर क्या आएगा, ए दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि कोरिलेट दैट रिक्वायर इंटेंसिव मॉनिटर ऑफ दिस। इसमें इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, मतलब आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है बच्चे को। तो उसमें राइट आंसर में देखिएगा पहला है ए, नियोनेटल मॉर्बिडिटी, जेनेटिक डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन, सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है फ्रेंड्स। सेरिब्रल पाल्सी और अपगार स्कोर का कोई रिलेशन नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन, जेनेटिक फैक्टर सब अलग है, लेकिन नियोनेटल मॉर्बिडिटी में इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगर अपगार स्कोर इतना आएगा तो नियोनेटल मॉर्बिडिटी फैक्टर अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नियोनेटल मॉर्बिडिटी बच्चे का हेल्थ अफेक्ट होएगा, ठीक है। तो वो आएगा, इसका राइट आंसर है नियोनेटल मॉर्बिडिटी। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें डायरेक्ट ऐसा ही आएगा और नियोनेटल मॉर्बिडिटी अपने को सही करना है। तो और फ्रेंड्स अपगार स्कोर में जो 5 घटक होते हैं उनका टोटल स्कोरिंग अगर बच्चा हेल्दी है तो 8 से 10 आएगा,
वो क्या होता है, रूटीन केयर होता है। और इसमें 5 से नीचे है या 5 है, ये जो दे रखा है वो नियोनेटल मोर्बिडिटी को इंडिकेट करता है, यही इसमें पूछा है। तो इसका रेशनल में भी देखना, रेशनल मैंने वैसे बता दिया पहले, लेकिन अभी पढ़िए इसमें क्या दे रखा है, दिस इंडिकेट नियोनेटल मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, मतलब रुग्णता और मृत्यु दर को इंडिकेट करता है, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट को इंडिकेट करता है, ये स्टेटस है जो ये कंडीशन है वो, ठीक है। द अबगार स्कोर बिटवीन रेंज 8 to 10 इज द नॉर्मल एंड रिक्वायर रूटीन केयर, ये मैंने पहले बता दिया आपको कि 8 से 10 होता है वो नॉर्मल और रूटीन केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, और अबगार स्कोर को भी अच्छे से याद कीजिएगा, इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा तो उसमें अच्छे से समझा देंगे अबगार स्कोर कैसे करते हैं, कितना नॉर्मल रेंज होता है, वो सब बता देंगे, क्यों ज़रूरत होती है इसकी। और ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, द नर्स इज डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन सिपेलोहेमाटोमा केपर्ट सक्सीडेनम। ये 2 वर्ड आपने बहुत बार सुने होंगे और कई बार एग्जाम में पूछे, सिपेलोहेमाटोमा और केपर्ट सक्सीडेनम। वाट फाइंडिंग इज द यूनिक टू केपर्ट सक्सीडेनम, इसमें केपर्ट सक्सीडेनम में क्या फाइंडिंग यूनिक है, मतलब दोनों में से यूनिक कौन सी है। यूनिक का मतलब जो दोनों को अपन डिफरेंस कर सकें कि क्या होता है सिपेलोहेमाटोमा और केपर्ट सक्सीडेनम। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा जो केपर्ट सक्सीडेनम होता है, स्काल्प और द एरिया इज टेंडर, ये नहीं आएगा, दोनों में हो सकता है ये। इडिमा क्रॉसेस द सुचर लाइन, इडिमा इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट डे, इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों में फर्स्ट डे में होता है, इंक्रीज हो सकता है। स्काल्प और द एरिया बिकम इकाइमोज, जो एरिया होता है वो इकाइमोज। फ्रेंड्स ये इकाइमोज है, वो इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें जो बी ऑप्शन दे रखा है ना, इडिमा क्रॉसेस द सुचर लाइन, जो सीरोसेंगुइनस जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, सुचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। फ्रेंड्स इसमें जो फ्लूइड होता है वो सुचर लाइन को क्रॉस कर जाता है, क्रॉसेस द सुचर लाइन। तो केपर्ट सक्सीडेनम में क्या होता है, जो इडिमा होता है वो सुचर लाइन को क्रॉस कर जाता है, तो उसको बोलते हैं केपर्ट सक्सीडेनम। ये यूनिक होता है, ये सिपेलोहेमाटोमा में नहीं होता है, क्योंकि उसमें हेमेटोमा मतलब ब्लड का कलेक्शन होता है, तो उसमें फ्लूइड नहीं होता है, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। लेकिन ये है केपर्ट सक्सीडेनम में फ्लूइड होता है, वो सुचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। उसको याद रखने का एक तरीका मैं बता दूँ आपको, ट्रिक छोटा सा है। केपर्ट सक्सीडेनम दे रखा है, सी मतलब केपर्ट और सी से मतलब क्रॉस, केपर्ट क्रॉस, ऐसे याद रखो सी, तो याद रह जाएगा। इडिमा क्रॉसेस द सुचर लाइन, सिपेलोहेमाटोमा नेवर क्रॉस द सुचर लाइन, ठीक है, ये रेशनल है कि सिपेलोहेमाटोमा कभी भी सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। और इसका याद रखने का तरीका है कि केपर्ट सक्सीडेनम सुचर लाइन को क्रॉस कर जाता है, तो केपर्ट मतलब केपर्ट में सी आ रहा है और क्रॉस में सी, तो इससे आप याद रख सकते हो सी क्रॉस द सुचर लाइन, केपर्ट क्रॉस, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, फॉर वाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स असेस ए न्यूबॉर्न आफ्टर ए प्रिसिपिटेड बर्थ। फ्रेंड्स प्रिसिपिटेड बर्थ क्या होता है, फ्रेंड्स प्रिसिपिटेड बर्थ का मतलब होता है जो 3 आवर्स से भी पहले या 3 आवर के अंदर में बर्थ हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेड बर्थ। ये प्रोलॉन्ग जो बर्थ होता है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होती है ये पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ब्रेकियल पाल्सी, डिसलोकेटेड हिप, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। तो फ्रेंड्स फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल नहीं आएगा इसमें, ब्रेकियल पाल्सी भी नहीं आएगा, डिसलोकेटेड हिप भी नहीं आएगा, ये आएगा इंट्राक्रेनियल हेमरेज। क्यों आएगा, क्योंकि इसका रेशनल दे रखा है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसका कलेक्शन किया है इन क्वेश्चंस में, याद रखिए फ्रेंड्स। इसका रेशनल देख लीजिए, ए प्रिसिपिटेड बर्थ डज नॉट गिव द फीटल हेड एडिक्वेट टाइम फॉर मोल्डिंग। फ्रेंड्स जो मोल्डिंग का जो एडिक्वेट टाइम होता है वो उसको फीटल हेड को मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर फॉर द प्रेशर अगेंस्ट द हेड इज इंक्रीज एंड ब्लड वेसल में ब्रेस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हेड के अगेंस्ट प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वहाँ की जो ब्लड वेसल ब्रेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हेमरेज, वो बहुत ही खतरनाक कंडीशन है ये। तो फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि मोल्डिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता, ये इसका रेशनल है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आगे अपन और क्वेश्चन लेके आएंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे।
फ्रेंड्स कमेंट में बताना कैसा आपको ये वीडियो लगा, आपको वीडियो ये कैसा लगा, कैसे क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का मैं आपको रेशनल नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर व्हाट शुड ए नर्स असेस इन ए न्यू बॉर्न ऑफ ए मदर हु इज नाउन एज एब्यूज ओपियोइड एब्यूजर है मदर, तो उसमें फॉर व्हाट शुड ए नर्स असेस इन न्यू बॉर्न में क्या असेस करेगी नर्स, तो उसमें ओपियोइड्स जो मदर होती है उसका बेबी कैसा होता है, तो उसमें क्या अलग से साइन सिम्टम होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। डिहाइड्रेशन होता है नहीं, फिर हाइपर एक्टिविटी नहीं, प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्लीप, हाइपोटोनिसी ऑफ मसल्स, इसमें कौन सा आएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हाइपर एक्टिविटी। जो बच्चा है, बेबी है, वो हाइपर एक्टिव होगा, न कि वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्लीप ऐसा नहीं रहेगा, लिथार्जी नहीं रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा। तो इसका ये हाइपर एक्टिव क्यों रहेगा? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन दे रखा, हाइपर एक्टिविटी ये होगी बच्चे में। डिहाइड्रेशन नहीं होगा, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीप भी नहीं रहेगा, हाइपोटोनिसिटी ऑफ मसल्स भी नहीं रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा। तो यह हाइपर एक्टिव क्यों रहेगा, इसका रेशनल मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट्स में बताइएगा, तथा साथ ही कमेंट्स में ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, कैसे क्वेश्चन है, आपको समझ में आया किस तरह से, और क्या इसमें आगे भी कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।